हेलो, प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लास 360 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5 तक के वर्ष 2011 से लेकर के और वर्ष 2021 तक के हिंदी के सभी सेटों को हल करेंगे। आइए देखते हैं वर्ष 2019 का ये हिंदी का पेपर। पहला प्रश्न है इसमें कि घोंसले में चिड़िया में कौन सा कारक है। तो इसमें विकल्प है अधिकरण। पहला विकल्प ये सही है, इसमें अधिकरण कारक है। अगले प्रश्न में देखेंगे कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या 32 से और एवं 33 के उत्तर दीजिए। तो इसके लिए हम गद्यांश के लिए पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद इसमें प्रश्न संख्या देखेंगे। अगली दे रखा है कि उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो प्रश्न संख्या 32 में राजनीतिक क्षेत्र से तक ये बात सीमित है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 33, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो इसमें प्रश्न का उत्तर होगा तीसरा, ये वाला विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि कनुप्रिया के रचनाकार हैं। कनुप्रिया के रचनाकार हैं, तो बात करेंगे इसमें विकल्प सही होगा धर्मवीर भारती। विकल्प तीसरा इसमें सही है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, प्लुप्त स्वर कौन सा है। हमने स्वर के बारे में पढ़ा है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और ऋ। दूसरे की बात करेंगे दीर्घ स्वर। तो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वर, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। तो इसमें विकल्प की बात करेंगे तो विकल्प संख्या इसमें दूसरा ये सही है। अगले प्रश्न की बात करें, राम आम खाता है। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है। कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या उभयवाच्य। तो यहाँ बात करेंगे तो इसमें कृतवाच्य, ये पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। प्रश्न संख्या इसमें पूछा है कि कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो विकल्प होगा वो श्लेष अलंकार होगा। ये विकल्प सही है, इसमें श्लेष अलंकार। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। इसमें हमें शुद्ध शब्द छांटना है। इसमें लिखा है अंक, चांद, आँख
और अंगना। तो इसमें शुद्ध वाला कौन सा है वो हमें देखना है। तो शुद्ध वाला ये अंगना। अंगना यानी इसका अर्थ होता है स्त्री। यही हमारा शुद्ध रूप है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न संख्या अगला, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसमें विकल्प हो जाएगा हमारा पहला सही, सन्निधि ये सही है, बाकी ये वर्तनी अशुद्ध है। नेक्स्ट की बात करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण की निर्भरता निर्भर करती है। तो इसमें जो विकल्प होगा वो चौथा सही होगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। निर्देश, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 41 एवं 42 के सही विकल्प छांटिए। एक ये पद्यांश दे दिया है इन्होंने, वरदंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घनबीच जगह छवि मोतिन माल, अमोलन की घुंघरारी लटें लटके मुख, ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निवछावर प्राण करें तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। ये इसमें ये पद्यांश ये दिया है और इसमें पूछा है कि पहले इस पद्यांश में रस कौन सा है, इस पद्यांश में कौन सा रस है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो 2 सही है। आगे बात करें प्रश्न संख्या कि उपरोक्त पद्य किस कवि का है। तो इसका आंसर तो इस पद्यांश में ही दे दिया है। तो यहाँ तुलसी ये दे रखा है, ठीक है, तो ये तुलसीदास कवि द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ये विकल्प चौथा वाला सही है। नेक्स्ट की बात करेंगे प्रश्न ये, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। सा तालव्य है, सा दंत है, ये शा मूर्धन्य है और चा कंठ है। तो शुद्ध इसमें विकल्प हमें बताना है। इसमें ये विकल्प ये सा दंत है, बाकी इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। कि यहाँ प्रश्न के लिए हमें ध्यान रखना है शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध पूछा है तो इसमें जो विकल्प होगा तीसरा सही होगा। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अशुद्ध पूछा है तो एक साथ नहीं होता है, यही इसमें सही है। अगले प्रश्न में देखें कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। देखो यहाँ भी फिर अशुद्ध दे दिया, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। अशुद्ध पूछा है तो मेरे लड़के ने यानी एक ही लड़का है, तो यहाँ अशुद्ध पूछा है तो बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। ये एक वचन होगा, कर्ता है और पुल्लिंग भी होगा, लेकिन इसमें बहुवचन ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव इसमें शब्द पूछा है। तद्भव इसमें खेत है, ये वाला विकल्प इसमें सही है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा देशज है।
तो देशज जो शब्द हैं वो इसमें धड़ाम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में छछूंदर के सिर पर चमेली का अर्थ है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है, इसका अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। विकल्प ये ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऋग्वेद में जो संधि विच्छेद का जो ऑप्शन है वो ऋक प्लस वेद, यानी ऋक प्लस वेद, ये वाला विकल्प इसमें ये सही होगा, बाकी इसमें विकल्प सही नहीं है। आगे देखते हैं कि आप बीती शब्द में समास क्या है। इसमें समास पूछा है। आप बीती तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास है। तो समास की बात करेंगे आप बीती में तो तत्पुरुष समास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक है। प्रश्न आगे की बात करेंगे। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है, तो कोई यहाँ यही चीज़ हमें ध्यान रखना है, नहीं का बहुत प्रयोजन का समानार्थी नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो होगा नहीं, ये वाला ऑप्शन चौथा वाला इसमें सही है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है तो नियोजन नहीं है। आगे बात करें, नेक्स्ट प्रश्न में देखें कि ऋजु का विलोम शब्द है सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र। तो इसमें ऋजु का जो विलोम होगा वो होगा हमारा वक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देशन अशुद्ध है? देखो यहाँ भी फिर से अशुद्ध आ गया, यही हमें याद रखना है। 26 पूर्णांक बोधक है तो ये सही है। दूसरा क्रमवाचक है, यानी दूसरा क्रम होगा, पहला दूसरा तीसरा ये क्रमवाचक होता है। 2.5 अपूर्णांक बोधक होता है, ये ठीक है। ठीक है, और वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, तो वह नौकर ये वाला विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम किस भेद का बोध होता है? तो संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो यहाँ विकल्प हमारा होगा कि आप भले तो जग भला निजवाचक, ये विकल्प इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पुल्लिंग हमें बताना है, पुल्लिंग कौन सा है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द देखते हैं। अब बहुत ही आसान ट्रिक है कि या तो कैसा या कैसी लगा दो, मेरा या मेरी लगा के देख लो शब्द में, तो वो उससे ये पता चल जाएगा कि पुल्लिंग कौन सा है और स्त्रीलिंग कौन सा है। जैसे देखते हैं कि संतान मेरी है या संतान मेरा है, कड़ी मेरी है, कड़ी मेरा है, चील मेरी है या चील कैसी है, सरसों कैसी है या सरसों कैसा है। ऐसे हम इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे कि पुल्लिंग शब्द पूछा है, तो
यहाँ जो शब्द आयोग ने जो माना है वो संतान, ये वाला विकल्प माना है, लेकिन ये देखा जाए तो तीनों ही स्त्रीलिंग हैं, लेकिन आयोग का जो उत्तर है वो विकल्प ए इसमें सही माना है। आगे प्रश्न देखेंगे कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम हमें इसमें से छांटना है। ये हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं दे रखी हैं, उनका सही क्रम हमें देखना है कौन सा विकल्प होगा इसमें। देखो विकल्प इसमें ये होगा दूसरा, ठीक है, ये विकल्प सही है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 में हुई थी। मधुबाला की बात करें तो ये 1936 में हुई थी। मधुकलश की बात करें तो ये 1937 में प्रकाशित हुई और निशा निमंत्रण 1938 में प्रकाशित हुई। तो ये इसका दूसरा वाला सही है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश और निशा निमंत्रण, ये इनका सही क्रम है। आगे बात करें, ये हमें सुमेल कीजिए, सुमेल करवा रहे हैं इसमें और देखते हैं सुमेल में क्या है। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारणी सभा और राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। अब ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें तो ये 1910, ठीक है, ये वाला 1910। और काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये विकल्प सही नहीं है, ये 1918 में हुई नहीं थी। ये वर्ष की बात करें तो ये 1936 में। और प्रकाशन वर्ष 1918, इसमें ये गलत दिया है। तो हम ये देखते हैं कि हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, ये सही है हमारा, यानी पहले का सी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की बात करें तो ये 1893 में हुई थी। तो सेकंड वाले का ए सही है, ठीक है। और राष्ट्र सभा प्रचार समिति वर्धा की बात करी जाए तो ये 1936 में हुई थी, ना कि 1918 में। तो यहाँ जो विकल्प 1936 करने के बाद जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो ये वाला CAB, ये सही होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे कि तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? तो बहुत ही बार ये पूछा गया है, इसके में याद रखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। अनन्या से अनन्या, नेक्स्ट प्रश्न है ये, अनन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा गया है, ये प्रभा खेतान, ठीक है, इनकी ये आत्मकथा है। आगे बात करेंगे, प्रश्न लास्ट प्रश्न है इसका ये, ठीक है, ये देखते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसका वाक्य है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है। तो ये संत रैदास जी का ये प्रसिद्ध वाक्य है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसमें ये 60 प्रश्न हमने कवर कर लिए। अब नेक्स्ट ईयर का जो पेपर है हिंदी का सेट, उसके लिए हम हल करेंगे। अभी हमने जो सेट हल किया था वो वर्ष 2019 का सेट था, वो हमने अभी कंप्लीट किया। अब ये जो सेट है वो वर्ष 2018 का सेट है, इसके लिए हम हल करेंगे। वर्ष 2018 का हिंदी के यहाँ 30 प्रश्नों के लिए हम हल करेंगे।
अब आइए देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है। तो इसमें उपसर्ग पूछा है। तो पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था। बहुत ही सिंपल ट्रिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। यहाँ जो पहला अक्षर दे रखा है उससे हमें पूरा प्रत्यय और उपसर्ग याद होना चाहिए, मेरी ऐसी कोशिश है। ऊ पहले आता है तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, और हिंदी वर्णमाला के अनुसार पा बाद में आता है, ठीक है, पा बाद में आता है, तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है। तो इसी पर आधारित है, इसके लिए हम याद कर लेंगे कि पूरा प्रत्यय हमें याद हो जाएगा, बाकी और कोई चीज़ इसमें रह नहीं जाएगी। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है ये, आसानी से याद कर पाएंगे। आगे बात करते हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के उपसर्ग इसमें पूछा है, तो ऊ पहले आ गया, तो हमें मूल शब्द देखना है, तो ऐतिहासिक इसमें मूल शब्द होता है, और इसमें जो ऑप्शन दूसरा हमारा सही हो जाएगा, यानी प्राक इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में तुलसीदास किसकी कविता है। तुलसीदास किसकी कविता है, तो ये अभी हमने उस पहले सेट में भी इसके लिए हल किया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, इनकी जो कविता प्रकाशित हुई वो वर्ष 1938 में, ठीक है, ये 1938 में इसके लिए प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। तो हमें यहाँ बहिष्कार की संधि विच्छेद देखनी है। तो बहिष्कार की संधि विच्छेद, यानी यहाँ हमारा ये पहला विकल्प इसमें सही होगा, ठीक है, ये वाला विकल्प ये हमारा सही होगा। वैदेही वनवास, नेक्स्ट प्रश्न है ये, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो वैदेही वनवास क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की ये रचना है। तो इसमें ये हमारा ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। फिर यहाँ यही चीज़ आ गई कि हमने पहले 2019 वाले सेट में भी ये देखना है कि कैसा और कैसी लगाना है, या फिर मेरा या मेरी ये चीज़ लगा के देख लेनी है। तो उसमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हम बहुत ही आसानी से छांट सकते हैं। तो इसमें पुल्लिंग पूछा है, तो पखावज, पखावज कैसी है या मेरी है, पहिया कैसा है या मेरा है, पहिया मेरा है, लिखावट कैसी है या लिखावट मेरी है, लिखावट कैसी है, मझधार कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पहिया ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है, ये सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ गद्यांश को पढ़कर यहाँ प्रश्न देने हैं, ठीक है। तो गद्यांश हमारे हिसाब से हर एग्जाम में ये बदल के ही आते हैं लगभग, ठीक है। तो यहाँ हमें इन प्रश्नों को पढ़ के ही देना, 36 और 37 दो प्रश्न उससे गद्यांश या पद्यांश से आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ हमें इन्हें गद्यांश को पढ़कर ही देना है, ठीक है। संप्रेषण की कला क्या नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये आंसर देना है हमें, ठीक। तो अलंकरण इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। अलंकरण संप्रेषण की कला में नहीं होती है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है। संप्रेषण कला का विकास किससे होता है, तो इसके लिए अभ्यास से होता है। ये वाला इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। देखो यहाँ फिर ये आ गया कि नहीं है, इसका हमें नहीं का बहुत ध्यान रखना है। यहीं से प्रश्न के आंसर हम गलत कर देते हैं। यहाँ संयुक्त व्यंजन नहीं है, देखो छ, त्र, ज्ञ और स्रा
ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, छ, त्र, ज्ञ, अस्रा। इसमें या ये हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय में कौन सा समास है, तो ये हमें बताना है। इसमें हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी मृत्यु पर विजय पाना अर्थात महादेव शिव। ठीक है, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलंकार में उपसर्ग का प्रयोग है, किस उपसर्ग का है? ठीक है, तो इसमें ये विकल्प देखा, अलन, अल और अल। ठीक है, और अलम, तो इसमें ये विकल्प हमारा ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह पुस्तक किसकी है? यह पुस्तक किसकी है? मैं रेखांकित शब्द, रेखांकित यह है। ठीक है, इसका परिचय हमें देना है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो दूसरा वाला सही होगा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन ये सही होगा। यह है हमारा सार्वनामिक विशेषण, यानी पुस्तक एक विशेष्य के रूप में है जो कि एक वचन में है। ठीक है, पुस्तक एक ही है तो एक वचन में होगी। अब पुस्तक किसकी है, तो ये या पुस्तक मेरी है या पुस्तक मेरा है, लगा के देख लेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा या फिर पुल्लिंग होगा। तो ये पुस्तक मेरी है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये वाला विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि विश्लेषण शब्द का विलोम पूछा है इन्होंने। विश्लेषण शब्द का विलोम पूछा है, तो विश्लेषण का जो विलोम होता है वो संश्लेषण होता है। ठीक है, विश्लेषण का संश्लेषण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है। जीभ लगाने से होता है, तो उनके लिए क्या बोलते हैं? दांतों के ऊपर लगे, तो सीधे सीधे इसमें आंसर दे रखा है दांतों पर लगेगी तो दंत वाला होगा। ठीक है, तो इसमें ये वाला हमारा ऑप्शन दंत वाला ये सही है। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन इसमें से हमें पिकअप करने हैं। तो ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होती हैं, तीनों तरह के सा और उसमें हा लगा के ये 4 हो जाती हैं, शा, श, शा और हा। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं सा, शा और तीनों तरह के शा दे रखे हैं, ये हमारे ऊष्म व्यंजन में आते हैं। तो विकल्प हमारा ये सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ऋत का विलोम है। अब यहाँ हमें ये ध्यान रखना कि यहाँ ऋत है। ठीक है, ऋतु नहीं है। ठीक है, अगर ऋतु होगा तो बिल्कुल अलग हो जाएगा, और ऋजु होगा वो बिल्कुल अलग होगा, एक ऋजु आता है। ठीक है, तो ऋजु का हमेशा वक्र होता है। अब यहाँ केवल ऋत दे रखा है, क्या दे रखा है? ऋत है, तो ऋत का जो विलोम होगा वो अनरत होगा। क्या होगा? अनरत। ये विकल्प हमारा ये वाला सेकंड वाला सही होगा। ठीक, यहाँ जल्दबाजी में ऋत देखकर और वक्र का ये लगा दिया है किसी ने। ठीक है, ये विकल्प गलत हो गया है। आगे देखते हैं कि संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग हमारा पहले आता है संकल्प में। संकल्प में जो उपसर्ग होगा वो हमारा सम हो जाएगा। ठीक है, सम। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में देखते हैं, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, तो इस वाक्य का वाच्य होगा।
तो इसमें वाच्य पूछा है तो मुझसे खड़ा हुआ नहीं जाता, तो इसमें ये भाववाच्य होगा। ठीक है, इसमें ये भाववाच्य हमारा ये सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगले प्रश्न में तद्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। देखो यहाँ भी हमें छेड़ दिया, अब यहाँ छेड़ेंगे तो ये देख लेना यहाँ गलत पूछा है, हमें गलत ही बताना है इसमें। अब गलत कौन सा होगा इसमें कि लुनाई का लवणयता नहीं होता है, लवणता होता है। लुनाई का क्या होगा, लवणता, ये हमें ध्यान रखना है, लवणता। ठीक है, लौंग का लवंग हो जाएगा, आंत का आत्र होता है, या आत्र भी होता है। ठीक है, आयसु का आदेश होता है। तो ये हमारे तीनों सही हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन की बात की जाए तो गलत हमें छांटना है। तो ये हमारा ये वाला विकल्प लुनाई का लवणयता ये गलत है, तो यही हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ जोड़ा हमें फिर गलत पूछ लिया, देखो यहाँ फिर यह आ गया। ज़्यादातर प्रश्न यहीं से गलत करते हैं। तो यहाँ हमें लेखक दे रखे हैं और उनकी रचना दे रखी है, तो लेखक और रचना जोड़ा जो गलत है वो हमें यहाँ से पिकअप करना है। तो यहाँ बात करेंगे तो संस्कृति के चार पहला दे रखा है स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण। तो ये स्कंदगुप्त लक्ष्मी नारायण की है ही नहीं, ये जयशंकर प्रसाद की है यहाँ। ठीक है, तो प्रश्न में आंसर में यही मिल गया, गलत पूछा है तो ये पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद की रचना है, ना कि लक्ष्मी नारायण की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, आइए आगे देखते हैं। अगला इसमें दे रखा है प्रश्न कि कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। देखो यहाँ फिर नहीं आ गया, अभी गलत गलत पूछा फिर नहीं आ गया, फिर हमें यहीं से फिर पिकअप करना है कि परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सही है, यानी ये इन्हीं की रचना है। शिवराज भूषण की है, और शब्द रसायन देव की, ये भी इन्हीं की है। उद्धव शतक बात करें तो उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर ने ये लिखी है। उद्धव शतक किसने लिखी है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। तो इसमें नहीं पूछा है तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। यहाँ विकल्प की बात करेंगे तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। देखो या फिर यहाँ से पूछ लिया कि गलत है। ठीक है, तो गलत फिर यहाँ से पूछा है, तो यहाँ बात करेंगे कि आर्यों का आदि देश डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा लिखी गई है। बोलगा से गंगा राहुल साक्रांत्यायन द्वारा लिखी गई है। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है। ये तीनों सही हैं। ठीक है, दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल, देखो यही गलत है। दिग्दर्शन की बात करें तो दिग्दर्शन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं लिखी गई है, ये राहुल साक्रांत्यायन के द्वारा लिखी गई है। तो ये गलत युग्म पूछा है, तो गलत युग्म के तहत हमारा ये वाला विकल्प ये चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखो यहाँ भी अशुद्ध पूछा है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, यहीं से गलत हो जाते हैं। यहाँ विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य गलत है। तो हाँ, मेरा यही विचार है। तो यहाँ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पहले यही विकल्प गलत है, क्योंकि हाँ के बाद कॉमा होना चाहिए इसमें। हाँ, मेरा यही विचार है, बाकी सब में कॉमा और विराम लगे हुए हैं, लेकिन गलत पूछा है, अशुद्ध पूछा है, तो हाँ के बाद तुरंत कॉमा होना चाहिए। मेरा यही विचार है, ये ऐसे होना चाहिए। तो ये इसमें हमारा विकल्प ये सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, तो कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। इसमें देखना है कि सनातन की बात करें, चिरंतन की बात करें, शाश्वत की बात करें, अधुनातन की बात करें। तो इसमें अलग जो पूछा है, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा हमारा ये सही होगा, इसमें ये अधुनातन।
ठीक है, ये वाला विकल्प इसमें सही होगा, क्योंकि सनातन, चिरंतन और शाश्वत ये बहुत पुराने समय की चीज़ है, लेकिन अधुनातन की बात करें तो ये अभी के समय की बात के लिए डिनोटेड करता है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है इसमें अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अर्वाचीन का जो विलोम होता है वो प्राचीन शब्द होता है, अर्वाचीन का प्राचीन। नेक्स्ट बात करें कि व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। फिर यहाँ अशुद्ध पूछा है तो हमें अशुद्ध यहाँ दिखाना है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। ठीक है, विभीषण, विरहणी, गृहिणी, जगतगुरु। तो यहाँ ये तीनों सही हैं। ठीक है, ये वाला पहला यानी गृहिणी ये सही है, विरहिणी होता है। ठीक है, ये यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि विरहिणी, ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ जो गलत शब्द है वो यही है, ये वाला इसमें विकल्प हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, या फिर ये गलत पूछ लिया। इसमें देखना है, गलत पूछा है तो मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना ये सही है। लुटिया डूबना, सारा काम चौपटा होना ये भी सही है। सब्जियां बाग दिखलाना यानी हरा भरा करना। और माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, माई का लाल ये भी सही है। तो यहाँ जो विकल्प है वो तीसरा ये सही हो जाएगा। सब्ज बाग दिखलाना, तो इसका अर्थ है लालच देकर बहकाना, कहीं हरा भरा करना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि मेरी भववादा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होए। इसमें ये अलंकार पूछा है। तो ये कुछ पंक्तियाँ कुछ लेखकों की होती हैं तो उसी से लगभग आती हैं। तो ये जो अलंकार से संबंधित पंक्तियाँ हैं इनके लिए हमें बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, तो इसमें अलंकार की बात की है तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, इसमें श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ श्लेष अलंकार होगा। आगे बात करते हैं कि गौशाला में कौन सा समास है। तो गौशाला में तत्पुरुष समास है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट की बात करेंगे तो देशभक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ जो बात करेंगे तत्पुरुष समास। यहाँ पर वर्ष 2018 के ये 30 प्रश्न कंप्लीट हुए। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, नेक्स्ट ईयर का सेट देख। नेक्स्ट सेट है कि पुनर्परीक्षा 2021, ये वर्ष 2021 का जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसका ये सेट है। चलिए देखते हैं कि इसमें पहले ही एक गद्यांश दे दिया है और इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ करके हमें कुछ प्रश्नों के आंसर देने हैं। यानी कुल मिला के इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं और 5 प्रश्नों के ये हम गद्यांश के लिए पढ़ लेंगे और यहाँ से हम आंसर देखेंगे। तो आइए हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं कि घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें बात करेंगे तो अक्कड़ इसमें प्रत्यय हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये वाला पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। ठीक है, बात करेंगे ये हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है। तो स्वच्छंद की बात करें तो स्वच्छंद में व्यंजन संधि होती है, ये हमारा विकल्प इसमें ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो ये उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। ये इसमें विकल्प इसमें ये वाला हमारा सही होगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, तो श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है, वैदिक धर्म।
ये इसमें विकल्प ये हमारा सही होगा। ठीक है, चौथा वाला विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे निमिष। ठीक है, निमिष शब्द का पर्याय क्या है, यानी निमिष का पर्यायवाची बताना है, तो ये निमिष का पर्यायवाची हमारा होता है क्षण। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य बताइए। तो ये अभी हमने उससे पिछले वाले सेट में किया था, तो ये हमारा भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये भाववाच्य, मुझसे उठा नहीं गया, और इसमें वाच्य क्या हो जाएगा हमारा भाववाच्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द है ये अप्रत्याशित। ठीक है, क्या होता है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो उसके लिए हम बोलते हैं अप्रत्याशित। ठीक है, प्रत्याशा का मतलब होता है, इसमें प्रत्याशा का मतलब है जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशा होती है। अपरिमेय की बात करें तो जिसकी माप संभव ना हो तो उसके लिए हम अपरिमेय बोलते हैं। अनाहूत यानी जो बिना बुलाए आया हुआ हो, उसके लिए हम बोलते हैं अनाहूत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गोधूम शब्द का तद्भव हमें बताना है। तो गोधूम का जो तद्भव होता है वो हमारा होता है गेहूँ। ठीक है, गोधूम क्या है हमारा तत्सम शब्द है, और वो गोधूम का तद्भव पूछ रहे हैं तो गेहूँ हमारा इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। निष्कपट शब्द में संधि हमें बतानी है। निष्कपट शब्द में संधि क्या होगी, तो नि प्लस कपट, यानी ये पहला वाला हमारा ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, नि प्लस कपट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो सही वर्तनी वाला इसमें हमें ऑप्शन देखना है कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला जो विकल्प की बात करेंगे तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, अनुगृहीत, ये सही वर्तनी है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा हमारा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये अपेक्षित। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो शा ध्वनि का उच्चारण स्थान हमें देखना है, तो क्या होता है, ये होता है तालु। इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा ये वाला तालु सही। ठीक है, यानी थर्ड विकल्प में थर्ड ऑप्शन इसमें हमारा सही है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग पहले लगता है तो अति अंत, अंत से पहले क्या लगा है इसमें अति, ये वाला विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। उपत्यका का अर्थ होता है, उपत्यका का अर्थ होता है तो ये क्या होता है हमारा, तो पर्वत के पास की भूमि, ये वाला विकल्प इसमें हमारा ये चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ञ। ञ का उच्चारण स्थान होता है, तो उच्चारण स्थान यहाँ का नासिक होता है, ये पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन होते हैं और उनका जो अंतिम यानी 5वां अक्षर होता है वो हमारे नासिक व्यंजन में आते हैं। या णा न म, ये 5 अक्षर हमारे उसमें नासिक में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण होगा। तो 4 गज मलमल की बात करें तो कौन सा विशेषण होगा, तो 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक है, ये वाला इसमें ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शीश का तत्सम रूप क्या है। तो शीश का तत्सम रूप हमें बताना है, तो तत्सम रूप इसमें हो जाएगा शीर्ष। चौराहा शब्द में समास है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो चौराहा द्विगु समास इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये सही। ठीक है, द्विगु हमारा संख्यावाची होता है और चौराहा यानी 4 राहों वाला रास्ता, ये चौराहा हो गया, तो इसमें द्विगु हमारा समास हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें कि आँख की किरकिरी का अर्थ क्या है। आँख की किरकिरी का अर्थ क्या है, तो
तो यहाँ हम ऑप्शन की बात करेंगे तो अप्रिय लगना, ये पहला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही है, अप्रिय यानी आँख की किरकिरी होना यानी अप्रिय लगना। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51, यानी निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। निम्नलिखित मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। चलिए गैस करते हैं इसमें क्या है। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुभाषण। तो ऑप्शन इसमें हमारा फोर्थ वाला सही होगा, आशुभाषण होता है। ठीक है, आशुभाषण। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, इसमें हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ये कई बार पूछा गया है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही है, 18 बोलियां हिंदी भाषा में हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्र युग्म है, यानी भारतेंदु युग की निकलने वाली पत्रिका युग्म इसमें देखना है। तो भारतेंदु युग की बात करें तो पहला इसमें विकल्प यही सही है, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। ये भारतेंदु युग में निकलने वाली दोनों ही पत्रिका युग्म सही है। आगे बात करें कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, यानी तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। तो तद्भव जो पत्रिका का संपादन जो किया था वो अखिलेश हैं। ठीक है, इसके संपादन करता कौन है, अखिलेश। नेक्स्ट बात करेंगे 12 बरस लो कुकर जीव अरते लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि विद्यापति, चंद्रवरदाई, नरपतनाल और जगनिक। तो ये जो पंक्ति है ना वो जगनिक की है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, जगनिक। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 जियो सियार। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना वो जगनिक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो यहाँ जो बात करेंगे वो मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस एक कंट्री है, वहाँ हिंदी लिखने और बोलने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सूरसागर किस भाषा की रचना है। तो सूरसागर ये ब्रज भाषा की रचना है। सूरसारावली, सूरसागर, ठीक है, ये ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट बात करें वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। ये वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण तथा वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो जो भाषा व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध होगी तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, यानी मानक भाषा हम बोलते हैं। ठीक है, ये इसमें फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ बात करेंगे तो परमाल रासो, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है तो ये परमाल रासो आला खंड के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट सेट की बात करते हैं। नेक्स्ट में इस सेट की बात करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला इसमें प्रश्न दे रखा है, चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा समास है। तो चूहा बिल से बाहर निकला यानी बिल्कुल वहाँ से अलग हो रहा है, तो इसमें अपादान कारक होगा। ठीक है, ये वाला सेकंड ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अत्याचार में उपसर्ग पूछा है, तो अत्याचार में अति उपसर्ग सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अलंकार पूछा है, बाल अधिक विशाल विकराल ज्वाल
जाल मानो लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। तो इसमें देखिए वर्णों का पहले बा, फिर बा, फा, फिर बा, यानी वर्णों का बार बार आना, यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ ये अनुप्रास अलंकार के लिए शो कर रहा है। और हर विकल्प में 2 डबल ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला हमें पता चल गया कि अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अब ऊपर के 2 में, इसमें नहीं है अनुप्रास, इसमें भी नहीं है अनुप्रास, इन दोनों में अनुप्रास है। तो यही दोनों ऑप्शन, अब इनमें से दोनों में से हमें निकालना है कि अनुप्रास और यमक होगा या उत्प्रेक्ष या अनुप्रास होगा। तो यहाँ नीचे वाली लाइन फिर से देखते हैं कि बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो कुछ शब्द हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के, मनु मानो मनहु और जनु जानो जनहु। अगर ये शब्द किसी पंक्तियों में आ जाएं तो वहाँ हमें कुछ नहीं करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ये तीसरा सही है, यानी उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि रसों को उदित या उद्दीप्त करने वाली सामग्री को क्या कहलाती है? तो वो विभाव कहलाती है। क्या कहलाती है? उसके लिए हम विभाव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत्ति निदाना पद में कौन सा रस है? तो यहाँ रस की बात करेंगे तो यहाँ शांत रस है, ठीक है। ये वाला शांत रस है, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, शुद्ध वाक्य इसमें छांटना है। तो शुद्ध वाक्य, राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदी, ठीक है, 2 पुस्तकें खरीदी। तो यहाँ इस पर खरीदी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, बिंदी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें दूसरा सही है, ठीक है। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। आइए अब नीचे भी देख लेने तीसरा ऑप्शन कि राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा। तो ये 2 पुस्तकें खरीदा, भाई कुछ बन ही नहीं रहा तालमेल। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे, 2 पुस्तक खरीदे, तो ये भी नहीं मैच हो रहा। तो यही इसमें विकल्प सेकंड वाला सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। तो महाप्लस उत्सव, ये पहले वाला विकल्प इसमें सही है, महाप्लस उत्सव, ये हमारा संधि विच्छेद सही होगा। चौमासा की बात करें, चौमासा यानी 4 माहों का जो समय होता है वो चौमासा होता है, ठीक है। तो चौमासा एक संख्यावाची हो गया। तो ये संख्यावाची जो समास होता है वो हमारा होता है द्विगु संख्यावाची। ऐसे याद कर ले कि द्विगु संख्यावाची 2 3 10-5 बार इसके लिए रिपीट करोगे तो द्विगु संख्यावाची। जैसी कहीं संख्या हमें समझ में आए वहाँ द्विगु तुरंत लगा देते हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। तो क्या आवश्यक नहीं है? देखो भाषा की बात हो रही है यहाँ, तो व्याकरण का ज्ञान ये भी होना चाहिए, सुंदर लेख ये भी होना चाहिए, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान भी होना चाहिए, रसायनों का ज्ञान होना। लेकिन यहाँ भाषा शिक्षा की बात हो रही है तो इनका होना अनिवार्य नहीं है इसमें। तो इसमें ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा कि नहीं पूछा है, ठीक है। तो रसायनों का ज्ञान होना ही वहाँ भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जा सकता है, ठीक है। गद्य शिक्षण में कठिन निवारण कैसे किया जा सकता है? तो कुछ चित्र दिखाकर बिल्कुल किया जा सकता है, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर यस कर सकते हैं, मॉडल दिखाकर बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो विकल्प ऑप्शन 4 ये सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है। देखिए प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा है। देखो यहाँ हमें ध्यान रखना है, नहीं पूछा है, ठीक है। तो जहाँ नहीं आ जाए वहाँ तुरंत हमें याद रखना है, ठीक है। तो अब देखो कविता शिक्षण उपयोगी हमें देखते हैं, तो जिससे छात्र सरलता से समझ सकें, बिल्कुल
जो कविताएं छात्रों को सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हों, बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है। और बात करें जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंध हो या फिर जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हों, तो यस ये भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ ये जो कविताएं वो अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो, ये नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, तो ये नहीं पूछा है, तो ये हमारा विकल्प ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कि हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो हिंदी भाषा और साहित्य के साहित्य नामक ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ये वाला विकल्प इसमें सही होगा, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाषा सिखाने का जो क्रम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो भाषा सीखने का सही क्रम क्या होता है, तो कोई ये हमें एक सूत्र है, तो इसके लिए हमें याद कर लेना है। ये हमारा इंग्लिश में दे दिया है और ये हमारा हिंदी में, यानी सुवोपली। ठीक है, सुवोपली हमें याद रखना है, यानी सु से सुनना, ठीक है, बो से हमें बोलना और पा से पढ़ना और ला से मतलब ली से लिखना। तो ये हमारा क्रम होता है सीखने का। भाषा सीखने का सही क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। ऐसे इंग्लिश में होता है लिसनिंग, स्पीकिंग, ठीक है, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन की बात करते हैं, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। लेखन संबंधी नहीं है, तो लेखन संबंधी क्या नहीं है, देखो लेखन संबंधी नहीं पूछा है तो हमें नहीं का ध्यान रखना है। नहीं में बैठने का उचित ढंग ये लेखन में होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण की बात करें तो लेखनी पकड़ने का ढंग ये भी होना चाहिए। आंखों की कागज़ से दूरी जो कि 25 सेंटीमीटर से कम या ज़्यादा नहीं कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा है तो ये विकल्प है। शुद्ध उच्चारण की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी लेखन से संबंधित ये सभी आवश्यक होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, या लकुटी और कामरिया पर राजते हूँ पुर को तज डारो। ये पंक्ति किसकी है? ठीक है, ये पंक्ति हमें इसमें बतानी है। पंक्ति की बात करेंगे तो ये रसखान की पंक्ति है, तो इसमें ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं कि उपन्यास और विवेच्य वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है। यहाँ हमें असंगत युग्म की बात करनी है। ठीक है, तो असंगत युग्म की बात करें तो वरदान रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर है। सेवा सदन की बात करें गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या पर है। तो कोई ये इसमें जो है वरदान, ये विकल्प इसमें असंगत युग्म है और इसमें विकल्प यही सही है। ठीक है, ये वाला विकल्प सही है, पहला ही विकल्प इसमें सही है। इसकी बात करें कि ये जो रचना है वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रय और कायाकल्प, ये सभी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित हैं। लेकिन जो वरदान उपन्यास है उसमें प्रेम, त्याग, समर्पण और सामाजिक कुरीतियों का विवरण दिया गया है। लेकिन रजवाड़ों की दासियों की समस्या पर इसमें लिखा है, लेकिन यही चीज़ गलत है। ये जो वरदान प्रेम, त्याग, समर्पण और सामाजिक कुरीतियों पर उपन्यास लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है? आचरण की सभ्यता के निबंधकार की बात करें तो कौन है, तो यहाँ बात करेंगे सरदार पूर्ण सिंह की। ठीक है, ये विकल्प इसमें हमें सही है, आचरण की सभ्यता। ठीक है, ये इंटर में एक पार्ट है, बहुत ही मज़ेदार हिंदी में, क्योंकि हमने कई बार इसके लिए पढ़ा भी है। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की। ठीक है, विरासत शब्द का अर्थ है, हमें यहाँ
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में विरासत शब्द का, ठीक है, विरासत जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि पुरखों से प्राप्त, ठीक है, पूर्वजों या पुरखों से प्राप्त जो हमारी संपत्ति है उसके लिए हम विरासत बोलते हैं, ठीक है। निर्बल का विलोम पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निर्बल का विलोम क्या होगा, निर्बल का विलोम क्या होगा? तो निर्बल का जो विलोम होता है वो सबल होता है, निर्बल का विलोम क्या होगा? वो सबल होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 49 में ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, इसमें ऑप्शन ये फोर्थ सही है, ये परीक्षा गुरु के लिए हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो तद्भव जो पत्रिका है वो लखनऊ से प्रकाशित होती है। कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से, ठीक है। और इसका जो प्रकाशन हुआ वो वर्ष 1999 से हुआ था। कब से हुआ था? वर्ष 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहरा पूछा है, कटहरा में कंठफल नहीं होगा, तो ऑप्शन इसमें ये काष्ठ गृह होता है, ठीक है, यानी लकड़ी का बना हुआ घर काष्ठ गृह बोला जाता है कटहरा। अगर यहाँ कटहल होता तब यहाँ कंठफल बन जाता, तब ये ऑप्शन चौथा सही होता, लेकिन यहाँ कटहरा पूछा है तो कटहरा बिल्कुल अलग है, तो इसका जो तत्सम है वो काष्ठगृह है। तद्भव शब्द है, तो इसमें जो तद्भव शब्द पूछा है तो यहाँ प्रकाश है, चंद्र है, रात्रि है, तो ये सब तत्सम शब्द हैं, क्योंकि इसमें ये सा है बना हुआ, इसमें चंद्र है यानी चांद, ठीक है, यहाँ रात्रि है, तो यहाँ जो ऑप्शन बचा वो पहला वाला सही है, ये तद्भव अंधेरा है, ठीक है। ये आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है कि आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, ठीक है, तो इसमें व्यर्थ का आडंबर, ये ऑप्शन पहला इसमें सही है, ये व्यर्थ का आडंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द इसमें छांटना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है भाई। अब पुल्लिंग इसमें हमने पिछले सेटों में बताया भी है कि हमें निकालना कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, मेरा या मेरी लगा दो या कैसे या कैसा लगा दो, तो तुरंत पता चल जाएगा कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। रात कैसी है, रात कैसा है लगा देंगे, नहीं मैच होगा। गीत कैसा है, गीत कैसी है, नहीं मैच होगा। बात कैसी है, ठीक है, और मात कैसी है, तो ऐसे ही हम लगा के इनके लिए छांट सकते हैं। तो पुल्लिंग पूछा है तो रात, गीत कैसा है, सॉरी, ठीक है, गीत, ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गीत कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाच्य पूछा है, तो भाववाच्य क्या होगा इसमें? तो कि राम, सुरेश, निर्वाह और मित्रता, तो ये भाव पूछा है, तो भाव क्या है इसमें? मित्रता, ठीक है, ऑप्शन ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है, फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही है, यानी मित्रता इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 57। मेरा घर इसी शहर में है, मैं कौन सा विशेषण है? तो विशेषण पूछा है, ठीक है, विशेषण की बात करें तो इसमें विशेषण पूछा है, मेरा घर इसी शहर में है, तो ये सार्वनामिक हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही है कि सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये क्या है? ये एक मिश्र वाक्य हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसका ये ऑप्शन ये सही है, ठीक है, ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। इसमें ये था
यहाँ मित्रता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं 59 कि कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण है। कृतज्ञ का संक्षिप्तीकरण क्या होता है? तो किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये लास्ट वाला ये सही है, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो यहाँ श्रृंगार लिखा हुआ है चारों जगह, लेकिन जो हमें शुद्ध शब्द छांटना है वो हमारा ये श्रृंगार। यहाँ देखना है कि यहाँ बिंदियों का भी ध्यान रखना है। ये पहला वाला इसमें ऑप्शन सही है, ये श्रृंगार ये वाला सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कि वर्ष 2013 में आए हुए हिंदी के पोर्शन को। यहाँ हम इसमें वर्ष 2013 के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड वाला सही। ठीक है, आस्तीन का सांप, यानी कपटी मित्र आस्तीन का सांप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद प प्लस अन, यानी ये वाला हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है? तो पुनः प्लस जन्म ये विसर्ग संधि है, ये वाला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, पुनः प्लस जन्म। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ हम बात करेंगे यण संधि। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है याद करने के लिए। यण संधि की बहुत ही आसान ट्रिक है। देखो इन्हीं में हम देखते हैं। अब यण संधि दे दिया, वृद्धि संधि दे दिया, गुण संधि दे दिया, दीर्घ संधि दे दिया, और एक अयादि संधि भी होती है। ठीक है, अयादि संधि भी होती है। लेकिन यहाँ यण में नीचे हलंत लगाया तो अणाम का हलंत लगने पर आधा अक्षर हो गया, और आधा अक्षर होने का मतलब है कि यण संधि में बीच में कहीं ना कहीं एक आधा अक्षर होगा। जैसे इसमें इत्यादि में आधा ता है। ठीक है, तो इससे हम लगाना है कि इत्यादि में बीच में कोई आधा अक्षर है, और यण में भी आधा अक्षर है। तो यहीं से हमें इसके लिए रिलेटेड करना है, और यहीं से हमें यण संधि बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नाक रगड़ना का अर्थ होता है। तो नाक रगड़ना का अर्थ क्या होता है? तो दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। ऑप्शन ये इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि उन्मूलन का विलोम क्या है? तो उन्मूलन का जो विलोम होता है वो रोपण होता है। ठीक है, ये याद कर लेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 38 इसमें देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा बीज वपन काल। ठीक है, ये संज्ञा इन्होंने दी है, तो इसमें ये वाला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अतिशूधो स्नेह को मार्ग है। अतिशूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है?
तो ये पंक्ति जो है भाई घनानंद की है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन ये वाला सही है, ये घनानंद की पंक्ति है, याद रखनी है। ये पंक्तियाँ बिल्कुल याद कर लेनी है। ठीक है, ये पंक्तियाँ बार बार पूछी जाती हैं, इसीलिए। कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि कालिंदी का पर्यायवाची क्या है। कालिंदी का पर्यायवाची यमुना है। ठीक है, यहाँ में ये याद रखना है। आधुनिक हिंदी साहित्य को पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? यानी कह रहे हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास के लिए माना जाता है। और इनकी जो पहली आत्मकथा थी मेरी आत्मकहानी नाम से थी, और वर्ष 1941 में इन्होंने इसके लिए दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 42 में देखते हैं कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना, तो इसका अर्थ होता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ये क्वेश्चन इसमें तीसरा वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा होगा सही? इसमें आंसर कौन सा होगा सही हमारा? सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर ये कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती को, शमशेर बहादुर सिंह को, रघुवीर सहाय को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। तो इसमें शमशेर बहादुर सिंह के लिए कवियों का कवि कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए याद रख लेना है, आ सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दशरथ सुध तेहु लोक वखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की ये पंक्तियां हैं? इसमें रचनाकार की बतानी है, तो ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसमें ये क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ ये प्रिंट में थोड़ी समस्या है, ये 44 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ कबीरदास इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे कि हिंदी का पहला पत्र है। तो इसमें बात करें तो हिंदी का पहला पद उदंत मार्तंड है। ये इसमें विकल्प सही है। इसकी जो प्रकाशन था वो 30 मई 1826 में हुई थी। ठीक है, उदंत मार्तंड 30 मई 1826 के लिए पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे, और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये वर्ष 1826, ये हमें याद रख लेना, 1826, 30 मई 1826, और पंडित जुगल किशोर इसके संपादक थे, और कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं कि चिंतामणि किसका निबंध है? चिंतामणि किसका निबंध है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये चिंतामणि है। ये ऑप्शन इसमें थर्ड सही हो जाएगा। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष की बात करें तो 1893 में हुई थी, 1893 में। ये ऑप्शन ये वाला सही है। और ये जो काशी नागरी प्रचारणी सभा त्रैमासिक पत्रिका थी। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संस्थापक श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, ये इसमें ये 3 लेखक थे। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन था वो वाराणसी नागरी प्रचारणी सभा। आगे बात करेंगे प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ये वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, लल्लू लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर इन्होंने पूछा है,
तो 3 होते हैं। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 3। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 यानी ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा, ये 3 हो गए। तो व्युत्पत्ति के आधार पर अगर ये पूछे कि अर्थ के आधार पर, ठीक है, अगर ये पूछे अर्थ के आधार पर तो 5 होती हैं। व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक, भाववाचक, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, ये अर्थ के आधार पर संज्ञा होती हैं। ठीक है, लेकिन व्युत्पत्ति के आधार पर करेंगे तो हम 3 करेंगे, और अगर अर्थ के आधार पर पूछें तो हमें 5 पर टिक करना है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कि हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। हिंदी के शब्दों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके आधार पर होता है, तो वो संज्ञा के आधार पर होता है। तो ऑप्शन इसमें सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ कारक पूछे हैं, ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। तो ये इसमें ये ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसमें पूछा घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब हम बोल के बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें ये उच्चारण स्थान भी याद हो जाएंगे। जैसे बोलेंगे घ घ, अब घ बोला कहाँ से जा रहा है, तो ये कंठ से बोला जा रहा है। तो इसमें ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। छ वर्ण किसके योग से बना है। देखो यहाँ छ वर्ण जो पूछा है वो किसके योग से बना है, तो का और सा से मिलकर बना है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है, का है, का है और प्लस सा है, सा, ये वाला, ये इसमें सा है। का और सा से मिलकर के ये हमारा छा बन जाता है। ये विशेष हमें ध्यान रखना है। ये इसके नीचे हलंत भी होगा, का और सा। नेक्स्ट बात करते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध हमें वर्तनी बतानी है, तो इसमें ये वाली, इसमें अस्पृश्यता, ये सही है, ऑप्शन नंबर 3। कवि का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कवि का स्त्रीलिंग, देखिए बहुत सी गलतियां इसमें होती हैं, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। यहाँ हमें ध्यान है, कब इत्री ऐसे करके याद रखना है, कब इत्री, कवि है ना, तो कब इत्री, तो इसमें जो ऑप्शन होता है वो ये वाला सही होगा। जबकि जल्दबाजी में क्या होता है कि कवित्री कवित्री हम पढ़ते हैं, कवित्री कवित्री पढ़ा और ये वाला टिक कर दिए, जबकि ये सही नहीं होता है। ये जल्दबाजी में हम गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं और फिर हमें बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कवित्री ऐसे करके पढ़ें, कवित्री, इसके लिए याद रख लें हम। ठीक है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है सूर्य। इसका लिए हमें याद रखना है, तरणी सूर्य का है। लेकिन हम यहाँ भी गलती करते हैं कि तरणी दे दिया, तरणी यानी कोई नदी लगा दिया, तो यहाँ नदी नहीं लगाना है, हमें यहाँ याद रखना है कि ये सूर्य का पर्यायवाची है, तरणी। नेक्स्ट बात करते हैं मीन का पर्यायवाची क्या है, तो मीन का पर्यायवाची मत्स्य यानी मछली होता है। ठीक है, मीन से भी मछली होती है, मत्स्य मीन से भी। ठीक है, तो हमें यह याद रखना है कि मीन का पर्यायवाची मत्स्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसमें भिन्न अर्थ वाले देखने हैं, तो आत्मजा दे दिया इसने, है नंदिनी दे दिया, आत्मजा, नंदिनी, कन्या दे दिया और भार्या। लेकिन इसमें इन तीनों की बात करें, ये तीनों पुत्री के पर्यायवाची हैं, जबकि भार्या नहीं है। भार्या का मतलब है पत्नी, ये पत्नी का पर्यायवाची है। तो यही इसमें
हमें अलग दिखाना है। ठीक है, तो भिन्न अर्थ वाला पूछा है ना, तो भिन्न अर्थ वाले में ये आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अनुपम का पर्यायवाची, अनुपम मतलब अद्वितीय। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें यहाँ 4th वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट की बात करते हैं कि कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है। कान के कच्चे होने की बात का मतलब है कि सुनी बात पर विश्वास करना, यानी किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, तो इसी के लिए हम कान का कच्चा होना बोलते हैं। तो हमें कभी भी किसी की कही हुई बात पर गौर नहीं देनी चाहिए। और वर्ष 2013 के ये 30 प्रश्न हमने हल करे हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं, आइए अब देखते हैं वर्ष 2011 का हिंदी का 30 प्रश्नों के लिए इसमें हल करेंगे। ये 30 प्रश्न इसमें दे दिए हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। पहले प्रश्न में कह रहे हैं कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली छत से बिल्कुल अलग हो गई। तो अलग होने का मतलब है कि इसमें अपादान कारक होगा, यानी विकल्प ये इसमें ये सही होगा। नीचे लिखे, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है वो इसे युधिष्ठिर हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो शैव किसे कहते हैं। तो शैव जो शिव की उपासना करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम शैव बोलते हैं जो शिव की उपासना करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बाचाल किसे कहते हैं। बाचाल कहते हैं, ठीक है, जो बहुत बोलता है उसके लिए हम बाचुल बोलते हैं। ऑप्शन इसमें ये सी सही हो जाएगा। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है। तो धीरे धीरे चलना होता है ना, तो ये क्रिया विशेषण हो गई, तो इसमें ये वाला विकल्प इसमें सही हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसमें प्रयुक्त उपसर्ग चुनकर इसमें हमें बताने हैं। तो उपसर्ग की मैंने इसी वीडियो में पहले के सेटों में कराए हैं, उसकी पहचान उ और प्रा के आधार पर मैंने बताई है, तो यहाँ रिपीट नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। अपमान, ठीक है, यहाँ बात करते हैं अपमान की। ठीक है, अपमान में उपसर्ग क्या है। ठीक है, प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग अपमान। अब मूल शब्द इसमें मान है, तो मान से पहले अप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये विकल्प हमारा ये डी वाला सही हो जाएगा। दुर्वस्था, दुर्वस्था की बात करें तो इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ, तो ये इसमें ऑप्शन ये सही है, दुर। पराजय की बात करें तो परा और जय, मूल शब्द हमारा जय है इसमें, और उसके आगे लगा है परा, तो इसमें ये वाला विकल्प सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ निर्देश दिए गए, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय दिए गए विकल्पों को चुनिए। तो प्रत्यय बाद में लगता है, शब्द के एंड में लगता है। ठीक है, घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ की बात करी जाए तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अक्कड़। ठीक है, ये विकल्प सही हो जाएगा। डिबिया की बात करें तो इसमें इया प्रत्यय लगा है डिबिया में। भिक्षुक की बात करें तो भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं कि द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास संख्यावाची होता है, हमें याद रखना है इसके लिए, तो ये विकल्प इसमें नवग्रह हो जाएगा। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, इसकी बात करेंगे तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, ये हमें देखने हैं कि सर्वनाम के भेद कितने। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 45 क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें
वर्तनी सही, हमें वर्तनी सही वाले शब्द हमें बताने हैं। तो पहले की बात करें तो ये अनुसांगिक, यानी षटकोण वाला जो सा है वो वाला इसमें अनुसांगिक सही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो अंत्याक्षरी 46 में ये वाला विकल्प सही होगा, बी वाला अंत्याक्षरी, ये सही है, ठीक है। इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तो सुषमा ये सही है, पहला वाला इसमें ऑप्शन ये सही है, यानी षटकोण में सा बना है ना बीच में, ये वाला सुषमा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का जो पर्यायवाची है वो नीरद है। बादल के पर्यायवाची की बात करें तो नीरद है, ठीक है। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द बताना है, तो इसके लिए जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। पिछली कई उसमें आया भी, कई सेट में आया है ये, ठीक है। इसके लिए हमें ध्यान रखना है। आहा, आप आ गए, इस वाक्य में आहा शब्द क्या है? तो आहा शब्द अव्यय शब्द है, ठीक है। इसके लिए हमें याद रखना अव्यय शब्द है। निम्नलिखित में तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? देखो इसमें फिर आ गया, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आना ही आना है, तो इसके लिए हमें याद रखना है। अब पुल्लिंग इसमें हमें छांटना है, तो पानी इसमें पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। इसकी क्वेश्चन की बात करें तो पानी इसमें पुल्लिंग हो, तो पानी कैसा है, प्यास कैसी है, इलायची कैसी है, नदी कैसी है, तो सब स्त्रीलिंग है इसमें, ये तीनों, ठीक है। इनकी बात करिए, ये तीनों, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो पानी पुल्लिंग है। आगे देखते हैं कि पवन, देखो ये फिर आ गई संधि विच्छेद, ये अभी पिछले सेट में भी आई थी और यहाँ फिर भी आ गई ये 2011 वाले सेट में। तो प प्लस अन, ये इसमें आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 52 का ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मनोरथ, देखो ये फिर आ गया इसमें, ठीक है, ये इसमें फिर आ गया। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें मनोरथ, तो मना प्लस रथ, यही गलती करते हैं, यहाँ हमें मना प्लस रथ है यानी विसर्ग संधि है, इसमें मनो प्लस रथ है, यहाँ देखा और टिक कर दिया मनो प्लस रथ और उसमें भर दिया, और फिर देखते हैं आगे कि ये तो गलत हो गया। तो यहाँ हमें विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ मना प्लस रथ यही सही होगी, ठीक है। विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्यार्थी उदाहरण है, तो वृद्धि स्वर संधि का है, गुण स्वर संधि का है, या दीर्घ स्वर संधि का है, या व्यंजन संधि का है, ठीक है। तो यहाँ हम बात करेंगे 54 के ऑप्शन की, 54 सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। आ प्लस आ, और जैसे ये आ और प्लस आ, वो हमारा आ, तो ये हमारा यहाँ दीर्घ स्वर संधि है विद्यार्थी में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, दिग्भ्रम उदाहरण है, दिग्भ्रम उदाहरण है, तो दिग्भ्रम किसका उदाहरण है? तो ये व्यंजन संधि का है, ठीक है, ये व्यंजन संधि, इसमें ये वाला सही ऑप्शन है, ठीक है। आकाश पाताल, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि आकाश पाताल के बीच लगने वाला ये चिन्ह है, तो इसके लिए हम बोलते हैं योजक चिन्ह, ठीक है, ये योजक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट बात, क्वेश्चन की बात करते हैं, ये साड़ी, ये नई साड़ी है, तो इसमें नई क्या चीज़ है? तो नई पूछा है, तो नई तो ये तो विशेषण है नई, पुरानी, काली, नीली, ये सब क्या है हमारी? तो ये हमारी क्या है 57 क्वेश्चन नंबर में, तो ये विशेषण हो गई, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। 58 की बात करेंगे, तो नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो तत्सम शब्द इसमें पहले ही तत्सम दे रखा है, ठीक है, आम्र, ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए, इसमें तद्भव पूछा है, पहले में तत्सम पूछा है, इसमें तद्भव पूछा है, तो इसमें जो मुंह है ना, मुंह, ये तद्भव है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ नहीं का बहुत विशेष ध्यान रखना है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो देखो दिनकर भी होता है, सूर्य का पर्यायवाची रवि भी होता है, अंशमाली भी होता है, यामिनी नहीं होता है, ठीक है। तो यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा, ये वाला विकल्प।
इसके वर्ष 2011 के ये प्रश्न 30 कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ईयर का सेट। आइए देखते हैं वर्ष 2021 का ये हिंदी का सेट। चलिए इसके लिए करते हैं सॉल्व और आगे देखते हैं। पहला प्रश्न, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? तो पंकज में बहुब्रीहि समास है, यानी पंक मतलब कीचड़, कीचड़ में उगा हुआ अर्थात कमल की बात हो रही है, यानी तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह किसके लिए कहा जाता है? अंग और आह, यानी अंग अनुसार और विसर्ग आह को अयोगवाह शब्द कहा जाता है। तो सॉरी, अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अनुसार और विसर्ग को हम अयोगवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक और अजगर ही लखे, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में प्रयुक्त रस कौन सा है? ठीक है, तो इसमें प्रयुक्त रस है भयानक। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? तो जैसे हमने याद किया, कर्ता ने कर्म को करण से। अब देखो से आ गया तो इसमें ऑप्शन इसमें ये थर्ड हो जाएगा सही, करण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर रेखांकित निम्नांकित में किस प्रक्रिया का उदाहरण है? ठीक है, तो द्विकर्मक प्रेरणार्थक क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है? तो यहाँ की बात की जाए, नहाकर उसने भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक, नहाकर पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सूफी संतों की शैली है। ठीक है, तो सूफी संतों की मनसवी शैली होती है, ये याद रखना है। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 37 कि गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो गुड़िया भीतर गुड़िया के रचना मैत्रेयी पुष्पा हैं। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है, आगे देखते हैं। सौ अजान एक सुजान के रचनाकार हैं। तो 100 अजान और एक सुजान के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस तट पर हुआ था? तो उसे बोलते हैं हम अस्सी घाट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भक्तमाल, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि भक्तमाल के रचनाकार है, तो भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं, ये इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें हमें शुद्ध वाक्य छांटना है। चलिए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले ऑप्शन में, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो वृक्षों पर कोयल कूक रही हैं, ये होगा। खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, तो खेतों में लंबी लंबी घास उगाई है, तो ये नीचे के तो दोनों ऑप्शन है ही नहीं। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को, की होना चाहिए, तो ये इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये विद्यार्थी में कौन सी संधि है? देखो अभी ये पहले भी आई थी और देखो फिर आ गई है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि बताई थी? लगाएं ऑप्शन, ये हुआ था आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ बना था। ठीक है, तो इसमें दीर्घ संधि हुई थी,
यानी वहाँ क्या था, दीर्घ स्वर संधि, यानी स्वर से स्वर मिल रहा है तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ स्वर लगा ही नहीं है तो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ संधि ही हमें यहाँ लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 43। कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कानन का पर्यायवाची शब्द होता है वन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है कि वाक्यों को अलग अलग करके संबंध बताना। ये वाला विकल्प इसमें, यही ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, बिन पग चले सुने विन काना और कर विन कर्म करे विदनाना। इन पंक्तियों के प्रयुक्त अलंकार इसमें हमें बताना है कि ये कौन सी अलंकार इसमें है। अलंकार तो इसमें विभावना अलंकार होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ये 4th वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण विधि नहीं है। तो वाचन की शिक्षण विधि की बात करें तो ये व्याख्या विधि नहीं है, ये प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो ये व्याख्यान विधि इसमें ये नहीं होगी। ठीक है, ये व्याख्यान विधि ये इसमें नहीं पूछा है, तो व्याख्यान विधि नहीं होगी। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। ठीक है, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का मतलब क्या होता है, तो स्वानुभूत विचारों एवं भावों को व्यक्त करना। ये ऑप्शन इसमें ये 4th वाला सही हो जाएगा, स्वानुभूत विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा। तो ये जो लिखा है वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 49, तो विरहनी बाबरी सी वही ऊंची चढ़ अपने भवन में टेरत हाय दई लें अचरा मुख अश्वन पहुँचत उगरे गात सही। ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति हमें ये बताना है। ये जो पंक्ति हैं वो मीराबाई की हैं, ये ऑप्शन नंबर इसमें 2nd ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो हिंदी का पहला पत्र। ठीक है, हिंदी का पहला पत्र, तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड यानी 30 मई 1826। ये अभी पहले भी आया था, 30 मई 1826। ठीक है, पंडित जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित किया गया था कलकत्ता से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, इसमें देखते हैं सुई का तत्सम रूप क्या है। तो सुई का जो तत्सम होता है वो सूची होता है। ठीक है, सूची या सूचिका, सूची या सूचिका, तो यहाँ सूची दे रखा है तो ये विकल्प इसमें यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परसीमन का विलोम क्या होता है। तो परसीमन का विलोम जो होगा वो निर्सीमन होता है। ठीक है, परसीमन का जो विलोम होगा वो निर्सीमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो धूसर शब्द का पर्याय होता है। तो धूसर शब्द का पर्याय क्या होगा, गर्धव यानी गधा, ये होता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही होगा। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, वाक्य के लिए एक शब्द यहाँ हमें बताना है, क्या होता है, तो उसके लिए बोलते हैं आदि भौतिक। क्या बोलेंगे, आदि भौतिक, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। तो इसका मतलब है कि बड़े काम को छिपकर नहीं किए जा सकते। ठीक है, बड़े काम के लिए हम छिपकर नहीं किए जा सकते। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित अवतरणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 56 से 60 तक का सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ एक ये पैराग्राफ दे रखा और इस अवतरण के लिए हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद 56 से 60 तक यानी कुल मिला के 5 क्वेश्चन के यहाँ से हमें आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर आप लोग पॉज करके इसके लिए पढ़ सकते हैं और पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन आंसर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56,
ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में कि धर्म का पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है फोर्थ वाला ये सही है। कमज़ोर मन, उद्देश्य का निश्चित ना होना और चंचल मनोवृत्ति का होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 57 की। तो क्वेश्चन नंबर 57 में संसार के बड़े बड़े लोगों ने श्रेष्ठ माना है। तो संसार ने बड़े बड़े लोगों ने माना है तो अपने कर्तव्य के लिए सबसे बड़ा माना है, ये उसमें ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करें नेक्स्ट की, तो निर्बलता शब्द का उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं, निर्बलता शब्द है और उसमें उपसर्ग पूछा और प्रत्यय भी पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा, फोर्थ वाला है, निर्बल और ता। ठीक है, मूल शब्द इसमें क्या है हमारा, बल है, उससे पहले उपसर्ग लगा है निर और उसके बल के बाद में जो प्रत्यय लगा है वो ता है, तो निर्बलता। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की कि कायर की भाववाचक संज्ञा है। कायर की जो भाववाचक संज्ञा वो कायरता हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, कायरता। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। ठीक है, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द क्या है, तो वो स्वार्थी होगा ना, ये स्वार्थी होगा। और वर्ष 2021 के इसमें हमने 30 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है और इस हिंदी की वीडियो में हमने वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2021 तक के जितने भी हिंदी के जो प्रश्न थे वो सारे हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। और वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो कंटेंट हमने जो उपलब्ध कराया है वो लगभग 99.99% के हिसाब से बिल्कुल 100% की गारंटी के साथ ये हमने कंटेंट उपलब्ध कराया है। तो वीडियो के लिए बिल्कुल स्किप ना कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के लिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए हेल्प हो सके। ठीक है, इसी के साथ ये सेशन होता है ख़त्म और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।